नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र से कृत्रिम मेंथा पर आयात कर बढ़ाने की करेंगे सिफारिश। गोंडा और श्रावस्ती सहित 10 जिलों में पंचायतें पकड़ेंगी छुट्टा जानवर और इस वर्ष बढ़ेगा तिलहन का रकबा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार मेंथा की खेती करने वाले किसानों की मुश्किलों के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने सिंथेटिक कृत्रिम मेंथा ऑयल पर आयात कर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश का फैसला किया है। साथ ही प्राकृतिक मेंथा को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों की विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। प्रदेश में मेंथा की बड़े पैमाने पर खेती होती है। किसानों को इससे बड़ा लाभ होता रहा है, लेकिन दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मेंथा ऑयल आता है, जो यहाँ के प्राकृतिक मेंथा ऑयल से काफी सस्ता पड़ता है। इससे यहाँ के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान मेंथा की खेती से पीछे हटने लगे हैं और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इस स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें प्राकृतिक मेंथा ऑयल के प्रोत्साहन व किसानों के संरक्षण के 2 मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी है। राज्य स्तर पर मेंथा को लाभकारी बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। भारतीय मसाला बोर्ड व सरस तथा सुगंध विकास केंद्र विशेषज्ञता का भी लाभ लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने छुट्टा जानवरों की समस्या के समाधान के लिए कवायद तेज कर दी है। इस क्रम में सबसे ज्यादा छुट्टा जानवरों से प्रभावित गोंडा और श्रावस्ती सहित 10 जिलों में नगरीय क्षेत्रों की तरह कार्य योजना लागू करने का फैसला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी जिला पंचायतों को सौंपी जाएगी और ये प्रयोग सफल रहा तो अन्य जिलों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद छुट्टा गोवंश चुनौती बने हुए हैं। लगातार फीडबैक मिल रहा है कि छुट्टा गोवंश फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेती की रखवाली करने वाले किसान और राहगीर इन जानवरों के शिकार भी हो रहे हैं। पड़ताल में सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतों के पास पशुओं को पकड़ने के लिए ना तो मैन पावर है और ना ही संसाधन उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में आश्रय स्थल बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी केयरटेकर और चौकीदार की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्या पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें गोंडा, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी और बांदा समेत 10 जिलों में गोवंश पकड़ने की जिम्मेदारी जिला पंचायतों को सौंपने का फैसला हुआ है। खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने के लिए सरकार के तिलहन मिशन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चालू रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों की बुआई बहुत तेजी से हो रही है। तिलहन उत्पादक राज्य में रबी सीजन शुरू होने से पहले ही प्रमुख तिलहन फसलों की उन्नत बीज वाले मिनी किट पहुंचा दिए गए हैं। तिलहन फसलों का बुआई रकबा पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक हो चुका है, जिसमें सरसों जैसी प्रमुख फसल का बुआई रकबा सबसे अधिक है। राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और बंगाल में तिलहन की खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देश में रबी सीजन के पहले चरण में तिलहन व दलहन फसलों की बुआई होती है, जिसके तहत देश भर में तिलहन की बुआई का रकबा 25 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है, जबकि गत वर्ष इस अवधि के दौरान 20 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। बुआई की गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है इस बार तिलहनी फसलों की खेती का रिकॉर्ड रकबा दर्ज किया जाएगा। चालू रबी सीजन में राजस्थान में सबसे अधिक करीब 17 लाख हेक्टेयर रकबा में सरसों की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल यहां अब तक 14 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। चावल का मंडी भाव लखनऊ में 2,650 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,620 रुपए, उन्नाव में 2,600 रुपए और बाराबंकी में 2,680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का मंडी भाव लखनऊ में 1,920 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,900 रुपए, उन्नाव में 1,950 रुपए और बाराबंकी में 1,960 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का मंडी भाव लखनऊ में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,180 रुपए, उन्नाव में 2,050 रुपए और बाराबंकी में 2,060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का मंडी भाव लखनऊ में 4,800 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 4,850 रुपए, उन्नाव में 4,850 रुपए और बाराबंकी में 4,790 रुपए प्रति क्विंटल है। सेब का मंडी भाव लखनऊ में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल,
हरदोई में 6,750 रुपए, उन्नाव में 6,850 रुपए और बाराबंकी में 6,840 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। केले का मंडी भाव लखनऊ में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,290 रुपए, उन्नाव में 1,280 रुपए और बाराबंकी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। किसान भाइयों बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। मौसम समाचार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अब जानकारी लेते हैं अरहर की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन के संबंध में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खेती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अरहर की फसल प्रमुख फसलों में से एक है। अगर आपको किसी भी फसल का अच्छा मुनाफा लेना है, अच्छी उपज लेनी है, तो निश्चित रूप से उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि अरहर की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन आपको किस प्रकार करना है, जिससे कि फसल बेहतर हो, उत्पादन बेहतर हो और मुनाफा भी अच्छा हो। इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर में। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खेतों में इस समय अरहर की फसल किस स्थिति में है? किसान भाइयों, चूँकि आप जानते हैं कि अरहर की फसल एक कम अवधि की फसल है और दूसरी दीर्घ अवधि की फसल। जो कम अवधि की फसल है वो कटाई की स्टेज में है और जो लंबी अवधि की फसल है जो लगभग 260 से 270 दिन लेती है, वो अभी वानस्पतिक अवस्था में है। वानस्पतिक अवस्था के बाद फूल निकलने की अवस्था आएगी, फली बनने की अवस्था आएगी। इसके साथ ही वो रबी की फसल के साथ ही उसकी कटाई होगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि दलहनी फसलों में अरहर का मुख्य स्थान है। और अगर हम पूरी दलहनी फसलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें चना के बाद अरहर का दूसरा स्थान है। और
दलहनी फसलों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को प्रोटीन की उपलब्धता होती है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी दलहनी फसल अरहर के रूप में इस समय वर्तमान में आपके खेत में बची हुई है, उसका प्रबंधन अच्छे से करें, उसका अच्छा उत्पादन लें। निश्चित रूप से देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है डॉक्टर साहब। वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, ऐसी स्थिति में अरहर की फसल की देखभाल किस प्रकार करनी है, हमारे किसान भाई बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि जो फसल है वो बेहतर हो? इस समय जो हमारा तापमान, आर्द्रता या मौसम का हाल जो भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण डिस्टर्बेंसेज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को चाहिए कि अपने फसल की निगरानी करते रहें। और चूंकि बादल का मौसम भी इस समय चल रहा है और ज्यों बदली खत्म होगी तो तापमान नीचे जाएगा, तो तापमान नीचे जाने से फसल को पाला लगने की संभावना अधिक रहती है। जब पाला लगेगा तो हमारे फसल की स्थिति ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी पत्तियां को नुकसान होगा, जिससे भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, ज्यों मौसम खुले और तापमान नीचे जाए तो किसान भाइयों आपको चाहिए कि पाले से बचाव के लिए खेत के चारों तरफ धुआं कर दें, या अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की थोड़ी सी भी कमी दिख रही हो तो यूरिया का छिड़काव आप 2% का पत्तियों पे कर दें, जिससे उसको एनर्जी भी मिल जाएगी, पोषक तत्व की उपलब्धता भी हो जाएगी और जो पाला लगने की संभावना है वो भी समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब आपने बात बताई है। इसी के साथ देखा जाता है कि हम देखभाल भी कर रहे हैं, सावधानियां भी बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी फसल में रोग और कीट का प्रकोप लगता है जो कि आने वाले समय में हमारी फसल को प्रभावित करता है। रोग और कीट किस स्थिति में जाकर हमारी फसल को प्रभावित करते हैं और हमारे किसान भाई बहनों को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? अरहर फसल की बात करें तो अगर रोग और कीट से फसल को नुकसान होता है तो लगभग 70 से 75% तक हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। और जिस फसल का 70 से 75% नुकसान हो गया, इसका मतलब कि उस किसान को बहुत ही हानि हुई। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जो भी रोग और कीट हैं उनका प्रबंधन आप समय से करें, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित न हो और आपकी आमदनी बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग अरहर फसल कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान
अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। अगर हम रोगों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से वो रोग हैं जिनकी वजह से अरहर की फसल प्रभावित होती है और उनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है? सबसे पहले जो हमारे किसान भाई जानते भी हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोकल नामों से भी उकठा रोग को, जिसको विल्ट कहते हैं, पुकारा जाता है। लेकिन जो वास्तविक इसका नाम है जो साहित्य में मिलते हैं वो उकठा ही है। और उकठा रोग एक ऐसा रोग जो लगने के बाद इसका नियंत्रण संभव नहीं होता है। तो किसान भाई जब भी उकठा आपके खेत में दिखे, और लगता इसलिए है कि या तो पानी की अधिकता हो जाए, जैसे अभी पिछले अक्टूबर महीने में जोरदार बारिश हुई जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, चक्रवात के कारण हुआ, उसमें खेतों में अधिक पानी लग गया जिससे हमारी फसलें उकठा के रूप में धीरे धीरे सूख गई और बहुत से क्षेत्रफल जो हमारे अरहर के थे उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उकठा रोग का प्रमुख लक्षण ये है कि पत्तियां ऊपर से धीरे धीरे सूखने लगती हैं और अगर तने को हम चीर के देखें तो उसमें ऊपर से नीचे तक काली काली धारियां दिखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पौधे के तंत्र हैं जो खाद्य पदार्थ और पानी को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं उसमें रुकावट हो जाती है। भोज्य पदार्थ और पानी पौधे की ऊपरी तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे हमारे पौधे धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। आपने उकठा रोग को बहुत गंभीरता से लिया डॉक्टर साहब और बहुत गंभीर रोग बताया है, लक्षण भी आपने बताए, लेकिन इस पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं और समय से पहले किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं जिससे कि इस रोग का प्रकोप उनकी फसल में ना हो, और अगर हो भी जा रहा है तो नियंत्रण कैसे करें? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और होने के बाद इसका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जब भी आप किसी भी बीज की बुआई करें उसका बीज शोधन करें, क्योंकि बीज शोधन ही एक ऐसा प्रयोग है या बीज शोधन ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम उकठा रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो बीज शोधन, चूंकि बीज शोधन का समय बीत गया, लेकिन आने वाले समय में भी जब खरीफ का सीजन आएगा तो आप अरहर की बुआई करेंगे और इस जानकारी को अगर आपके पास रहेगी तो उस समय आप बीज शोधन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आवश्यक है कि आप ट्राइकोडर्मा, एक फफूंदनाशी पाउडर आता है जो जैविक है, उससे अगर 4 से 5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर आप बीज का शोधन कर दें तो इस स्थिति में आपको उकठा लगने की संभावना लगभग कम हो जाती है। उसके साथ ही किसान भाइयों, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो उकठा अवरोधी हैं, अगर उन प्रजातियों की ही आप बुआई करें तो भी उकठा लगने की संभावना कम होती है। जैसे नरेंद्र अरहर 2 तथा मालवीय विकास, ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं कि अगर इनकी हम बुआई करें तो किसान भाई इन प्रजातियों में उकठा लगभग नहीं के बराबर लगता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, उकठा लगने की स्थिति में आप ज्वार की खेती, जैसे पहले हमारे किसान भाई करते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का,
सावा, उर्द, मूंग की खेती मिलवा करते थे। तो अगर ज्वार अरहर के साथ आप बो दें तो ज्वार की जड़ों से एक तरह का रिसाव होता है, केमिकल निकलता है, जिससे उकठा कम लगता है। इसके बाद भी अगर आपके खेत में उकठा की संभावना दिखती है तो 3 से 4 साल तक उस खेत में आप अरहर की बुआई बंद करें। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब जो इसका उपाय है या जो नियंत्रण है वो शुरुआती दौर में है, बीज शोधन ही इसका एकमात्र उपाय है। इसी के साथ बंझा रोग भी देखा जाता है, वो भी काफी प्रभावित करता है अरहर में। तो इस रोग के लक्षण क्या है और अगर ये रोग हमारी फसलों में लगता है तो उसका नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? जिस रोग की आपने बात किया ये भी बहुत ही गंभीर रोग, और गंभीर मैंने इसलिए कहा कि जिस फसल में फूल न बने, फल न बने, इसका मतलब जो उत्पादकता उसकी जीरो है। तो इस रोग के कारण न फसल में अरहर की फूल बनता है और न फल बनता है, और पत्तियां कुछ ज़्यादा निकलती हैं, पत्तियां छोटी निकलती हैं और हल्के पीले रंग की निकलती हैं, जिससे हमारा पौधा घना तो दिखता है, बड़ा भी दिखता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, लेकिन उसमें फल और फूल नहीं बनते हैं, जो हमारे उत्पादन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अभी तक बंझा रोग के नियंत्रण के लिए किसी तरह के रसायन की बात नहीं है, लेकिन सावधानियां प्रबंधन अगर हम करें, जैसे प्रजातियों का ही चयन है। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बंझा अवरोधी हैं, जैसे मालवी विकास और नरेंद्र अरहर 2 की मैंने बात किया, उसके साथ ही पूसा 9 और मालवी चमत्कार, ये 2 और वैरायटी हैं, प्रजाति हैं, जिनकी अगर हम बुआई करें तो बंझा नहीं लगता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बंझा जो है एक माइट के द्वारा, एक कीड़े के द्वारा लगता है। अगर उस कीड़े का नियंत्रण शुरुआती दौर में अगर हमारा किसान भाई अपने फसल की निगरानी प्रतिदिन कर रहा है और देख रहा है कि किसी पत्ती पे कोई उस बंझा का लक्षण दिख रहा हो, उसमें अगर माइट के नियंत्रण के लिए किसी भी कीटनाशक का छिड़काव कर दे तो माइट का नियंत्रण हो जाता है, इसलिए बंझा रोग के फैलने की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब 2 और रोग हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। एक तो देखा जाता है पत्तियों में धब्बे आ रहे हैं, दाग आ रहे हैं। दूसरा है जो रोग वो है गलन की समस्या आना, पत्तियों में विगलन होता है तो तने में। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रोगों के नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं और इन दोनों रोगों के लक्षण, जैसे कि पत्तियों में जब धब्बे आते हैं तो लक्षण साफ नजर आता है, ये कौन सा रोग है? देखिए 2 रोगों की आपने बात किया, तना विगलन और पत्तियों पे धब्बे आना यानी लीफ स्पॉट। इन दोनों रोगों में मैं बताऊं, ये दोनों रोग शुरुआती दौर के रोग हैं। जब हम फसल की बुआई करते हैं उसके लगभग 2 महीने तक ये लक्षण आते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में हमारा तना बहुत ही कमजोर होता है। अगर थोड़ा भी बरसात, चूंकि बरसात की फसल है और शुरुआती दौर में थोड़ा भी पानी लग गया तो तना हमारा सड़न के रूप में गलने लगता है और गलने के साथ ही हमारी पूरी फसल नुकसान हो जाती है। तो किसान भाइयों, कोई भी कापर वाला फफूंदनाशी यानी कापर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग अगर 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, प्रति हेक्टेयर में अगर 700 से 800 लीटर पानी लगेगा तो इस दोनों तना विगलन को और लीफ स्पॉट को, दोनों ही रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हमने रोगों की बात करी, लेकिन कीट भी प्रभावित करते हैं अरहर की फसल को। कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है? आपने कीट की बात किया तो कीटों का प्रकोप भी हमारी फसल में बहुत होता है, लेकिन अरहर की फसल में अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में पत्ती लपेटक कीट ऐसा कीट है जो फसल को नुकसान करता है। इसके साथ ही फली बेधक कीट, फल मक्खी कीट और माहू कीट, ये 4 मुख्य कीट हैं जो हमारी अरहर की फसल को बहुत अधिक नुकसान करते हैं। इन चारों कीटों के नियंत्रण की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है? हमारे किसान भाई देखे होंगे कि एक ऐसा कीट जो पत्तियों को लपेट करके उसमें बैठ के पत्तियों को खाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सम या कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड
कि 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर छिड़काव कर दें तो पत्ती लपेटक कीट का नियंत्रण हो जाता कुल मिला के डॉक्टर साहब जो पूरी बातों का सार निकल के आया है कि किसान भाई बहनों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है और बीज शोधन बहुत जरूरी हो जाता है रोग और कीट के नियंत्रण के लिए। आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। निश्चित रूप से हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाई और बहनों, निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारियां आपको दी हैं आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और रोग और कीट जो अरहर की फसल में लगकर फसल को प्रभावित करते हैं, इनकी बातों को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, उनको आजमाएंगे तो इन समस्याओं से आप दूर रहेंगे और अपनी फसल को भी दूर रखेंगे। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब किसान भाइयों बहनों मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 24 से 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं उत्पादक किसानों को तापमान को ध्यान में रखते हुए पछेती गेहूं की बुआई अतिशीघ्र करने की सलाह दी है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।